जय हिंद विद्यार्थियों। कक्षा 12 के भूगोल विषय में पाठ 4 कंप्लीट पढ़ चुके हैं हम और आज पाठ 5 देखेंगे। पाठ 4 पढ़ भी लिए और चारों पाठों के शॉर्ट में देख सकते हैं या लॉन्ग है जो नोट्स भी देख लिए। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो ये थोड़ा बड़ा पाठ है और इसमें लगभग मानचित्र के क्वेश्चन आते हैं और बाकी जो क्वेश्चन आज तक बने हैं एग्जामिनर पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन भी बता दूंगी भी बीच में से कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आज तक बनते आ रहे हैं। छोटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या फिर मानचित्र का प्रश्न आता है, ये आता है। बाकी देखो इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भारी मात्रा में बहुमूल्य खनिज पूर्व पुराजीवी काल या फिर प्री पेलियाजोइक एज में क्या होते हैं, उद्दीपित होते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है भी भारी मात्रा में बहुमूल्य खनिज है वो कौन से काल से उद्दीपित होते हैं। तो दोनों काल के नाम याद रखना है, एक तो पूर्व पुराजीवी काल और दूसरा है प्री पेलियाजोइक एज। ये दोनों चीज नाम है याद रखने हैं। फिर ये आगे कि मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत की आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से क्या है, ये संबंधित है। फिर देखते हैं भी खनिज किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है यहाँ से कि एक खनिज है वो निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों या विशिष्टताओं के साथ कार्बनिक या फिर अकार्बनिक उत्पत्ति का एक क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन होता है। ये चीज़ याद रखनी है भी जो एक खनिज होता है वो निश्चित रासायनिक भौतिक गुणधर्म के साथ कार्बनिक और अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है। ये चीज़ याद रखनी है इसमें। फिर यहाँ से खनिजों के प्रकार यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं 2-3 बार। एक तो भी जो रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के आधार पर खनिज को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक तो धात्विक और दूसरा क्या है, अधात्विक खनिज। फिर ये देखो ये सारणी याद करेंगे तो इसके रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आपके अच्छे से तैयार होंगे। एक तो खनिज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कौन कौन से, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। फिर धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं, लोह और अलोह। यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया था कि निम्न में से धात्विक खनिज कौन सी है, तो वहाँ तांबा ऑप्शन में था, बाकी और दे दिए थे, माइका दिया था, कोयला दिया था, प्राकृतिक गैस और तांबा। तो धात्विक खनिज सीधा पूछे तो फिर तांबा। अगर लोह खनिज और अलोह खनिज पूछे भी आपको एग्जाम्पल दे दे निम्न में से लोहा खनिज कौन सी है, मैग्नीज दे दे, बाकी और कुछ दे दे, तांबा, बॉक्साइड, मैग्नीज या फिर प्राकृतिक गैस, तो लोहा खनिज कौन सी होगी, मैग्नीज। तो ये चीज़ है। तो धात्विक खनिज 2 भागों में है, लोह और अलोह। लोहा में याद रखना है, लोह खनिज में एक तो लोहा होगा और एक मैग्नीज होगा। अलोह में याद रखना है तांबा और बॉक्साइड। अधात्विक खनिज में याद रखना है ईंधन खनिज में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, और अन्य अधात्विक खनिज में याद रखना है माइका, चूना पत्थर और ग्रेफाइट। ये चीज़ आगे आपके इसमें इतनी समरी में दिया हुआ है, व्याख्या की हुई है, जो सारणी थी उसी की आगे व्याख्या की हुई है। यहाँ से क्वेश्चन बना था एक बार कि खनिजों की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, व्याख्या करें। तो खनिजों की कौन कौन सी विशेषता होती है, एक तो कि खनिज होते हैं वो क्षेत्र में असमान रूप से क्या होते हैं, वितरित होते हैं। दूसरा है कि खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच कौन सा संबंध होता है, प्रतिलोमी संबंध। प्रतिलोमी संबंध क्या होता है भी, अगर ज़्यादा महंगे खनिज होंगे ना वो तो कम क्षेत्र में पाए जाएंगे और सस्ते खनिज होंगे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। ये एक प्रतिलोमी संबंध है। ये चीज़ आगे है। प्रतिलोमी का अर्थात है अधिक गुणवत्ता वाले जो खनिज है वो कम गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में कम मात्रा में पाए जाएंगे। भी अधिक गुणवत्ता ही अधिक है तो महंगी होगी, और ज़्यादा महंगी चीज़ होती है वो कम मात्रा में पाई जाती है। फिर आगे विशेषता है तीसरी कि ये सभी खनिज है वो समय के साथ क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये तीनों विशेषता याद रखनी है। भूगर्भिक दृष्टि से इन्हें बनने में लंबा समय लगता है और आवश्यकता के समय इनका तुरंत पुनर्भरण नहीं किया जा सकता, और इन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए और इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए दुरुपयोग, क्योंकि इन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, किनको, खनिजों को। फिर आगे देखते हैं नीचे कि भारत में मुख्यतः खनिज पट्टियाँ कौन कौन सी है, ये क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आया है 2024 में पूछा गया था कि भारत की प्रमुख 2 खनिज पट्टियों के नाम बताएं और उनकी व्याख्या करें। क्वेश्चन ये बना था 2024 में। तो हमें क्या करना है, यहाँ से
एक तो भी भारत की तीनों विस्तृत खनिज पट्टियों के नाम याद करने हैं कि 3 खनिज पट्टियां है कौन कौन सी है, तो तीनों के नाम और तीनों की व्याख्या ये याद करनी है। तो पहली खनिज पट्टी है उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, दूसरी है दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश और तीसरी है उत्तरी पश्चिमी। ये तीनों खनिज पट्टियां बहुत सरल है याद करने में। एक ऐसे मानचित्र सा डायग्राम बनाओ, इसमें लिखो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ऐसे याद करो, पहली खनिज पट्टी हो जाएगी उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, उत्तरी और पूर्वी। दूसरी खनिज पट्टी हो जाएगी दक्षिणी और पश्चिमी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी। और तीसरी हो जाएगी उत्तर और पश्चिमी। भाई ये तीनों याद करो। और उत्तरी पूर्वी में कौन कौन से राज्य आएंगे, वो उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश में हो जाएंगे। फिर दक्षिण पश्चिम में कौन कौन से राज्य आएंगे, वो दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश में शामिल हो जाएंगे राज्य। फिर उत्तरी पश्चिम में कौन कौन से राज्य आएंगे, तो ये उत्तर पश्चिमी पठारी इस पट्टी में शामिल हो जाएंगे। यही चीज़ इनकी व्याख्या में दी हुई है, इस हिसाब से याद करोगे तो याद हो जाएंगे। पहले तो तीनों खनिज पट्टियों के नाम याद करना, फिर उसमें एक इनकी व्याख्या याद करना, ठीक है। आगे नोट्स में बताऊंगी। फिर देखो लोहा खनिज में क्या याद करना है। लोहा खनिज में 2024 में क्वेश्चन आया था भाई। एक तो याद करना है कि भारत में लौह अयस्क के प्रचुर संसाधन है। फिर कि हमारे देश में लौह अयस्क के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। क्वेश्चन ये बना था कि निम्न में से लौह अयस्क का प्रकार है, एबेसेडा का क्वेश्चन आया था 2024 में, उसमें हेमेटाइट दिया हुआ था। तो हमें यहाँ पे ये करना है, हमें दोनों प्रकारों के नाम याद करने हैं, एक तो हेमेटाइट और एक मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके प्रकार है, लौह अयस्क के प्रकार हैं, ये चीज़ याद करनी है। फिर इसमें स्थान दिए गए हैं भी, लौह अयस्क हैं वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग है वो ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। फिर आगे इसमें ओडिशा के कौन कौन से स्थानों पर है, झारखंड के कौन कौन से स्थानों पर है, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से स्थानों पर, ये चीज़ें भी इसमें लिखी हुई है। तो ओडिशा में लौह अयस्क है वो सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार स्थित पहाड़ी श्रृंखला में पाया जाता है। यहाँ से अगर हमें ये याद है ना कि सुंदरगढ़ मयूरभंज है वो ओडिशा में है, तो हम मानचित्र का भी क्वेश्चन यहाँ से आराम से निकाल पाएंगे। भाई सुंदरगढ़ और मयूरभंज आपको मानचित्र का क्वेश्चन आ जाए कि सुंदरगढ़ भारत के मानचित्र में दर्शाएं। अगर अपन को ये पता है कि सुंदरगढ़ है वो ओडिशा में है, और अगर हमें भारत के मानचित्र में राज्य बढ़ने आते हैं तो हम आराम से ये क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, ये चीज़ इसमें देखेंगे। और इसके बाद देखते हैं मैग्नीज। लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। क्वेश्चन बनाने वाला ये भी बना सकता है कि लौह अयस्क के प्रगलन के लिए कौन सा खनिज है वो महत्वपूर्ण कच्चा माल है, तो कौन सा खनिज होगा, मैग्नीज होगा। ये चीज़ यहाँ से याद करनी है। फिर एक ये चीज़ कि ये मैग्नीज है वो मुख्य रूप से कौन से क्रम से, धारवाड़ क्रम से संबंधित है। फिर याद करना है कि ओडिशा है वो मैग्नीज का क्या है, अग्रणी उत्पादक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मैग्नीज में अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ओडिशा। एक ओडिशा में मैग्नीज अग्रणी है और एक बॉक्साइट भी ओडिशा में, तो दोनों एक साथ याद करना भी, बॉक्साइट और मैग्नीज में अग्रणी उत्पादक राज्य वो कौन सा है, ओडिशा है। ये चीज़ देखना है। फिर यहाँ से देखो बॉक्साइट से 2025 में एक क्वेश्चन बना था कि एल्यूमिनियम के निर्माण में कौन सा खनिज काम में लिया जाता है, तो कौन सा खनिज होगा, बॉक्साइट में। एबेसेड में क्वेश्चन आया था। तो हमें एल्यूमिनियम में याद रखना है कि बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका प्रयोग है वो एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। एल्यूमिनियम के विनिर्माण में कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है, बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। यह भी याद रखना है कि बॉक्साइट मुख्यतः टर्सरी निक्षेपों में पाया जाता है। कौन से निक्षेपों में, टर्सरी निक्षेपों में पाया जाता है। और कौन से चट्टानों से संबंधित है, लेटेराइट चट्टानों से संबंधित है। फिर ये चीज़ भी याद रखनी है कि ओडिशा है वो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन सा है, ओडिशा है वो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। फिर इसमें ये चीज़ें भी आप या तो मानचित्र में सीधे याद करना, ये यहाँ से भी झारखंड में लोहारडागा जिला, अगर लोहारडागा आपको याद है कि झारखंड में है तो आप झारखंड में ये चीज़ें भी भर सकते हो मानचित्र के क्वेश्चन में। तो जामनगर गुजरात में, भावनगर गुजरात में, अगर गुजरात राज्य अगर हमें बढ़ना आता है, जैसे ये गुजरात राज्य है, गुजरात में कौन कौन सा है,
जामनगर और भावनगर। तो ये दोनों, अगर हमें ये पता है कि भारत के मानचित्र में यहाँ पर गुजरात है और गुजरात में भावनगर जामनगर है, तो हम आराम से ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें ये पता है कि महाराष्ट्र यहाँ पे है राज्य है, और इसके आगे हमने ये याद किया कि रत्नागिरी भंडारा नागपुर ये महाराष्ट्र में है, तो हम मतलब थोड़ा सा ऐसे याद रहता है ना, महाराष्ट्र में देखा था तो ये भर सकते हैं। अगर मारमागांव गोवा का पता है कि मारमागांव गोवा में है, और बहुत बार क्वेश्चन आया भी है मानचित्र आधारित कि मारमागांव को मानचित्र में दर्शाएं, तो मारमागांव छोटा सा गोवा है और ये मारमागांव है ये गोवा में, तो आराम से ये क्वेश्चन सही हो जाता है। इस तरीके से मानचित्र के क्वेश्चन सही करने होंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं तांबा। तांबा के उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तांबा अभ्रक दोनों के उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तांबा में क्या क्या याद करने, 3-4 उपयोग है, अच्छे से याद करने हैं। तो बिजली की मोटरें बनाने में तांबा का उपयोग किया जाता है, ट्रांसफॉर्मर तथा जनरेटर आदि बनाने में भी तांबा का उपयोग किया जाता है, और तांबा का उपयोग है वो विद्युत उद्योगों के लिए तांबा एक अपरिहार्य धातु है। यह एक मिश्र धातु योग्य आघातवर्ध्य तथा कौन सी धातु है, तन्य धातु है। और आभूषणों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए इसे किस में मिलाया जाता है, इसे सोने में मिलाया जाता है। ये चीज़ें याद करने हैं यहाँ से। फिर तांबा निक्षेपों में मुख्यतः झारखंड के सिंहभूम जिला, ये बहुत बार मानचित्र में क्वेश्चन आया हुआ है, सिंहभूम है, रत्नागिरी, ये क्वेश्चन है बेल्लाडीला, सुंदरगढ़ है, ये बहुत बार मानचित्र के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें देखते हैं कि तांबा निक्षेप मुख्यतः झारखंड के सिंहभूम जिला और मध्य प्रदेश के बालाघाट तथा राजस्थान के झुंझुनू और अलवर जिले में किसके भंडार पाए जाते हैं, तांबा के जिले भंडारे पाए जाते हैं। फिर आगे देखते हैं भाई अधात्विक खनिजों में अभ्रक। अभ्रक के उपयोग भी आते हैं भाई, जितना इंपॉर्टेंट तांबा का उपयोग है उतना ही अभ्रक है। अभ्रक में याद करना है कि अभ्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में किया जाता है। किस में कि अभ्रक का उपयोग है वो मुख्यतः विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है, और इसे अभ्रक को पतली चादरों में विघटित किया जाता है, पतली पतली चादरों में खंडित कर दिया जाता है, जो काफ़ी सख्त और क्या होती है, सुनम्य होती है। ये चीज़ उपयोग में 3 ही उपयोग याद रखने। फिर भारत में अभ्रक मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व राजस्थान में पाया जाता है। ये चीज़ याद करनी है भाई अभ्रक में। ये चीज़ें देखो, रत्नागिरी महाराष्ट्र है, वो महाराष्ट्र में कौन सा स्थान है, रत्नागिरी। ये देखो जैसे यहाँ पे ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में ये क्या है, रत्नागिरी। ये बहुत बार ऐसे मानचित्र में क्वेश्चन आते हैं। देखो फिर ऊर्जा संसाधन, एक तो याद करना है भी ऊर्जा के 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, एक तो होता है परंपरागत और दूसरा होता है अपरंपरागत। ये चीज़ याद करनी है। फिर परंपरागत में किस किस को शामिल किया जाता है और अपरंपरागत में, यहाँ से 3-4 बार क्वेश्चन आया है। जैसे परंपरागत में तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये तो होते हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। और ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत में याद करेंगे ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये चीज़ होती है आपकी अपरंपरागत स्रोत। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, खनिज ईंधन, जैसे खनिज ईंधन, परमाणु ऊर्जा है, वो ऊर्जा के कौन से स्रोत होते हैं, परंपरागत स्रोत होते हैं। और ये परंपरागत स्रोत है वो समाप्य संसाधन है। कौन से संसाधन है, समाप्य। ये चीज़ भी यहाँ से क्वेश्चन बार बार में बना हुआ है। जैसे आप देखो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों कौन से संसाधन है, ऊर्जा के परंपरागत संसाधन है। यहाँ से छोटे क्वेश्चन देखो, पहले कोयले से क्या क्या बना है। 2025 में क्वेश्चन आया था कि कोयला मुख्यतः कौन से 2 भूगर्भिक कालों से संबंधित शैल कर्मों में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बना था 2025 में, और लास्ट ईयर बच्चों को बताया भी था कि यहाँ से क्वेश्चन अंडरलाइन करवा के नोट करवाया था कि कोयला कौन कौन से 2 भूगर्भिक कालों से संबंधित है, गोंडवाना और टर्सरी निक्षेपों से। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बना था 2025 में। फिर अपने को ये याद करने, दोनों भूगर्भिक काल भी याद करने, और ये प्रयोग भी कि कोयला मुख्य महत्वपूर्ण खनिज में से एक है जिसका मुख्य उपयोग है वो ताप विद्युत उत्पादन तथा लौह अयस्क के प्रगलन के लिए किया जाता है। ये प्रयोग भी याद करना है भी कोयले का, एक लाइन में कि ताप विद्युत उत्पादन तथा लौह अयस्क के प्रगलन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कोयले का। और ये 2 भूगर्भीय कालों से संबंधित हैं, एक तो है गोंडवाना और दूसरा है टर्सरी। और जो भारत के कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग है वो कौन से प्रकार के कोयले का है, बिटुमिन्स प्रकार के कोयले का है तथा गैर कोककारी श्रेणी का है। ये चीज़ भी याद करनी है।
फिर भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र है वो कौन सी घाटी में स्थित है? दामोदर घाटी में स्थित है। ये झारखंड बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है। और इस प्रदेश में महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन कौन सा है? झारखंड के बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार में पूछे जाते हैं। रानीगंज, झरिया, बोकारो कहाँ कौन से राज्य में है? झारखंड में है। और ये तीनों ही हमें झारखंड में भरने आने चाहिए। फिर आगे इसमें सिंगरौली हो गया, जैसे मध्य प्रदेश में सिंगरौली, ये चीज़ भी याद करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर एक तो सिंगरौली स्थान आता है सिंगरौली, और दूसरा स्थान आता है एक सिंगरैनी। तो सिंगरौली है ना, ये तो है मध्य प्रदेश में, और सिंगरैनी है ना, वो है तेलंगाना में। ये दोनों चीज़ भी याद करनी है भाई। फिर आगे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम के ये भी याद करना है। भी पेट्रोलियम का उपयोग किस किस में किया जाता है? इसका उपयोग है वो पेट्रो रसायन उद्योगों में, उर्वरक में, कृत्रिम रबर में, कृत्रिम रेशों में, दवाइयों में, वेसलिन में, स्नेहकों में, मोम, साबुन तथा अन्य सौंदर्य सामग्री में प्रक्रमित किया जाता है ये पेट्रोलियम का उपयोग। फिर यहाँ से कुछ एक आपके संस्थान स्थापित है, उसकी सन याद करनी है कि 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई, ये चीज़ याद करनी है। फिर यह भी कि असम में डिगबोई एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था, लेकिन 1956 के बाद परिदृश्य बदल गया। ये चीज़ भी याद रखने की 1956 के बाद पहले कौन सा था? ओनली असम में डिगबोई। फिर असम में डिगबोई, नहरकटिया तथा मोरान महत्वपूर्ण तेल के उत्पादक क्षेत्र है, ये चीज़ याद कर लेना। फिर ये भी याद करना है कि भारत के 2 प्रकार के तेल शोधन कारखाने कौन कौन से हैं? कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो है क्षेत्र आधारित और दूसरा है बाजार आधारित। जो क्षेत्र आधारित कारखाने होते हैं उसके उदाहरण है डिगबोई तेल शोधन कारखाना, और बाजार आधारित है उसका उदाहरण है बरौनी बाजार आधारित कारखाना। ये भी चीज़ यहाँ से क्वेश्चन बन रहे, देख लेना। प्राकृतिक गैस के देख लेना भाई, इसका प्रयोग किस में किया जाता है? प्राकृतिक गैस का बिजली क्षेत्र में ईंधन के रूप में, बिजली पैदा करने के लिए, उद्योगों में हीटिंग के उद्देश्य के लिए, और रासायनिक, पेट्रोकेमिकल और उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका? प्राकृतिक गैस का। ये चीज़ें देख लेना। यहाँ से क्वेश्चन बना था भाई एक बार क्या 2022 में बना था यहाँ से कि ऊर्जा के समाप्य स्रोत को बचाने के लिए आप किन नवीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतों का सुझाव देंगे? किन्हीं 2 ऊर्जा स्रोतों पर टिप्पणी लिखी, ये 2022 में आया था। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई नवीकरण योग्य ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं, फिर क्वेश्चन निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया था कि सतत पोषणीय ऊर्जा के स्रोत के ही नवीकरण योग्य स्रोत हैं, जैसे कौन कौन से होंगे? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा तथा जैव भार, ये होते हैं भाई अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं ना, उसी को नवीकरण योग्य ऊर्जा स्रोत कहते हैं। फिर ये क्वेश्चन का आंसर लिख लेगा। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से होंगे? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव भार, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। ये क्वेश्चन है। तो एक तो ये यहाँ से क्वेश्चन ये याद होना चाहिए कि ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत कौन कौन से होते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत को ही नवीकरण ऊर्जा स्रोत कहते हैं। दूसरे क्वेश्चन ये क्वेश्चन याद करने, और बाकी इनमें सभी को आपको डिफाइन करना आना चाहिए कि सौर ऊर्जा, ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है सौर ऊर्जा का, कि सौर ऊर्जा पर टिप्पणी लिखें, या फिर ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत सौर ऊर्जा पर टिप्पणी लिखें। कैसे भी पवन ऊर्जा का पूछ सकते हैं, इनके उपयोग पूछ सकते हैं भी, जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग किस में होता है, नाभिकीय ऊर्जा का किस में होता है, और पवन ऊर्जा का उपयोग किस में होता है। ये चीज़ें भी याद करनी है यहाँ से। ज्वारीय ऊर्जा और तरंग ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा का क्वेश्चन देखना है भी, भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? जैव ऊर्जा का 2023 में आया था, जैव ऊर्जा पर टिप्पणी लिखें। और बाकी मानचित्र के भी क्वेश्चन याद करने हैं, जैसे अगर जामनगर कोयली कहाँ पर है? गुजरात में है। अगर ये पता है आप, पहले तो राज्य पढ़ने आने चाहिए भी, यहाँ से लग जाना है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ से। फिर आपको ये पता होना चाहिए जामनगर कहाँ पे है? गुजरात में। पहले ऐसे याद करने हैं कि जामनगर, वाडीनार और कोयली ये स्थान कहाँ पे है? गुजरात में। और गुजरात भारत के मानचित्र में कहाँ है? पश्चिम में है। तो इस हिसाब से आप निकाल लोगे। फिर महाराष्ट्र, मंगलूर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। अगर आपको ये पता है कि कर्नाटक इस साइड में है, और फिर ये पता है कि मंगलूर कर्नाटक में, तो आराम से ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। इस हिसाब से ये पाठ याद करना है। धन्यवाद दोस्तों। आगे की क्लास में इस पाठ के नोट्स देखेंगे।